Hello everyone, welcome to BSc Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Social Pharmacy Unit 2nd Preventive Healthcare and Role of Pharmacists in the Prevention Healthcare System chapter number 3rd. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सेकंड यूनिट सोशल फार्मेसी का जिसके अंदर अभी तक हमने देखा कि डेमोग्राफी क्या होता है, कैसे फैमिली आती है, फैमिली प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है और अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं करवा सकती तो हम उस केस में क्या सब्सिक्वेंट्स यूज करेंगे और फार्मासिस्ट वहाँ पे कैसे गाइड करेगा। और इन द लास्ट हमने वैक्सीनेशन को वहाँ पे कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स और नए एस्पेक्ट्स देखेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, तो देखो कि इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इम्यून सिस्टम to produce the immune response against the disease causing organism like the bacteria, virus, fungus and other foreign agents. The type of immunities are of two types. First is the acquired immunity and second is the innate immunity. इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं किसी भी और डिजीज के अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी का बॉडी सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोला जाता है। तो जो हमारे डिजीज कोजिंग एजेंट है जैसे कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई फॉरेन एजेंट है, ठीक है, इस फॉरेन एजेंट जो डिफरेंट ये एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं और डिफरेंट फॉरेन एजेंट हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं। तो इस डिजीज कोज करने के रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है जिसको क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। ये जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है, एक तो आपकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है आपके इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, क्या होती है एक्वायर्ड और इन्नेट? इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, जो हमको बचपन से ही हमारे अंदर आई है, बचपन से हमारे अंदर डाली गई है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। आप बोल सकते हो उसको ये क्या होती है, जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही आती है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी से हम क्या समझते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ birth. It is accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agent into our body. This innate immunity consists of four types of barrier. These are physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokinin barriers. ठीक है, तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म होती है इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे अंदर जन्म के समय से ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसको एकम्प्लिश किया जाता है किसके थ्रू, कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एजेंट एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर डिफरेंट बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकता है, उसको एंट्री को प्रिवेंट करता है। इसको क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बोला जाता है। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसके अंदर चार टाइप के फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, सबसे पहले होता है अपने फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कि जो स्किन की, जैसे ये स्किन है तो ये फिजिकल बैरियर है जो इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म होने से बचा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर के अंदर आता है अपने स्किन। स्किन और ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म mucus coating of the epithelium lining, and it is also provide a barrier which also prevent the microbes entering in our body. It is present in respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts. फिजिकल बैरियर की बात करें तो स्किन जो है हमारी बॉडी का क्या है, मेन फिजिकल बैरियर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोकता है। दूसरा है म्यूकस की कोटिंग, जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है तो उन पर क्या है, म्यूकस की कोटिंग हो रखी है, एपिथेलियम लेयर लाइनिंग्स के ऊपर म्यूकस की कोटिंग हो रखी है जो कि बैरियर का काम करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होने से रोकती है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो जेनाइटेलिया एरिया है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं म्यूकस, और एक लाइनिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब जो है इन ऑर्गन्स को डैमेज नहीं कर पाता है।
सेकेंड होता है आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का क्या मतलब है कि ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सिक्रेटिंग सबस्टांस ऑफ आवर बॉडी क्रिएट एन बैरियर that is acid in the stomach, saliva in the mouth and tears from the eyes all prevent microbial growth। फिजियोलॉजिकल बैरियर ये है कि बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी होती है, वो फिजियोलॉजी जो है वो एक बैरियर बना देती है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो सिक्रेटिंग सब्सटेंस है जो कि बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से सिक्रीट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बेयर बना देते हैं। जैसे स्टमक के अंदर एसिड का रिलीज होना, तो ये एसिड क्या करता है, इस एसिड से बचाने के लिए हमारी बॉडी में वहां पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस से सिक्रीट करके एसिड से हमारे स्टमक को बचाती है। इस तरीके से मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है जो माउथ के एसिडिक पीएच से बचाता है। इसी तरीके से आंखों से टीयर्स आंसू निकलते हैं, तो जब भी कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी हार्मफुल चीज आइस के अंदर एंटर करती है तो वो आइस के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, इसके लिए आइस क्या करती है, टीयर्स निकालने लगती है, आंसू बहाने लगती है, ताकि वो कचरा जो भी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल है वो उस आंसू के साथ निकल के बह जाए और वो आइस के अंदर एंटर ना कर पाए। और ये सभी क्या करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होने देते हैं। थर्ड होता है आपके सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर है कि सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड दैट इज डब्ल्यू in our body like lympho polymorphonuclear leukocyte that is PMNL neutrophils and monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocytose and destroy the microbes। सेलुलर बैरियर की बात करें यानी कि सेल्स का एक बैरियर है, सेल्स का एक लेयर है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि डब्ल्यूबीसीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि PMNL न्यूट्रोफिल्स यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स, ठीक है, और मोनोसाइट्स होते हैं, और NK सेल्स होती हैं यानी कि नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जो कि एक टाइप का लिम्फोसाइट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और हमारे टिश्यूज के मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, यानी कि जो भी डेब्रीज है, माइक्रोब्स है, डेड टिश्यूज है, उनको फेगोसाइटोसिस कर देती है, इनको खा जाती है और उन माइक्रोब्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमारी बॉडी में सेलुलर बैरियर्स की फॉर्म में डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि WBCs, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, जो कि क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है माइक्रोब से, बाय किस प्रोसेस के थ्रू, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। और फोर्थ होता है आपके साइटोकाइनिन बैरियर, जहां पे वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन्स व्हिच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो वायरस से जो इन्फेक्ट होती हैं सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है, जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होती हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन क्या करता है, सेल्स को, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती है, जो इन्फेक्ट नहीं हो रखी होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है कि आगे वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए ये इंटरफेरोन्स को सिक्रेट करती है। जो सेल्स इन्फेक्ट हो जाती है वो प्रोटीन को सिक्रेट करती है जिसका नाम है इंटरफेरोन, और ये इंटरफेरोन आगे वायरल इन्फेक्शन होने से रोकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें जन्मजात मिली हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोला जाता है। सेकेंड होता है आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हमने अपने जीवन काल में ही क्या किया होता है, अडेप्ट किया होता है, उसको एक्वायर किया होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। So it is the pathogen specific immunity which is characterized by the memory cells. This means that our body, when it encounters a pathogen for the first time, produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or anesthetic response. The primary and secondary immune response, which are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our body, that is B lymphocyte and T lymphocyte. The B lymphocytes produces an army of protein response to a pathogen in our body to fight with them. These proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibodies but help the B cells to produce them. Different type of antibodies are produced in our bodies such as IgA, IgM, IgE, IgG or IgD are some of them.
क्या बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, कि वो इम्यूनिटी जो हमने एक्वायर करी है, जो हमने अडेप्ट करी है, उसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जिसे मेमोरी सेल्स के थ्रू जो है कैरेक्टराइज किया जाता है। यानी कि ये वो इम्यूनिटी है जो कि जब पहली बार पैथोजन आया होगा तो उससे जो फाइट करके, जिस तरीके से हमने उसको लड़ाई करके जीता होगा, उस मेमोरी को याद करके जो इम्यूनिटी जो जनरेट हुई है, जैसे वैक्सीन के अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर इसका वैक्सीनेशन जैसे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको एक्वायर किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैथोजन का जो मेमोरी है हमने उसके रिस्पॉन्स में हमने इम्यूनिटी यहाँ पे जनरेट करी है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जब एक स्पेसिफिक पैथोजन को इनकाउंटर करती है, फर्स्ट टाइम कैसे वो उसको मारती है, कैसे वो इनकाउंटर करती है और जो रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। तो इस वजह से जब सेम पैथोजन दोबारा आता है, ठीक है, दोबारा से आता है तो फिर उसको और भी ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड मैनर के अंदर रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिसको सेकेंडरी या एनामनेस्टिक इफेक्ट रिस्पॉन्स बोला जाता है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये दो स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उनके थ्रू किया जाता है, जिसको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये बहुत सारी प्रोटीन्स की एक आर्मी प्रोड्यूस करती है। किसके रिस्पॉन्स में, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है तो उससे फाइट करने के लिए ये बी लिम्फोसाइट एक प्रोटीन्स की आर्मी प्रोड्यूस करती है और इन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है। जबकि जो टी सेल्स होती है वो खुद एंटीबॉडीज को सिक्रिएट नहीं करती हैं, बल्कि जो बी सेल्स होती हैं उनको हेल्प करती है कि किस बी सेल्स जो हैं और ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG और IgD उनके अंदर कुछ है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट की टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे होते हैं, दो तरीके के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यून। क्या है एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड के अंदर, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स का मतलब है कि दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड एंड रिस्पॉन्स इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी, ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और वो एंटीबॉडीज जो रिस्पॉन्स देती है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। जबकि सेकेंड होता है अपने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज नॉन एज CMI एंड द T lymphocytes mediate CMI very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fails to function। जो T lymphocytes होती हैं वो इसको CMI को प्रोड्यूस करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है, बहुत ही ऑफ्टन, बहुत ही ज़्यादा इसको T lymphocytes प्रोड्यूस करती हैं जब कोई ह्यूमन ऑर्गन जैसे कि हार्ट, आईज, ठीक है, यानी कि हृदय, आंखें, ठीक है, लिवर, ठीक है, और किडनी, यानी कि किडनी जो रहती है वो फेल टू फंक्शन, काम करना बंद कर देती है, काम नहीं कर पाती है, तो उस टाइम पे टी लिम्फोसाइट्स जो है CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, जहाँ पे द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो एबल होती है डिफरेंशिएट करने में किसके बीच में, कि खुद का क्या है और दूसरे का क्या है, तो क्या है जो हमारी बॉडी का खुद का है और क्या है जो हमारी बॉडी का नहीं है और किसी और की बॉडी से हमारे अंदर डाला जा रहा है। जब स्पेशली आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना हो या लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना हो, आई ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे जब किसी और की बॉडी का कोई ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के अंदर लगाया जाता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी इतनी एबिलिटी रखती है कि वो खुद के में और दूसरे के में डिफरेंशिएट कर सकती है। और जब कोई आप ऐसे ट्रांसप्लांटेशन करते हो तो वहां पे ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं होने देती, उस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के थ्रू, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के थ्रू उस इम्प्लांटेशन को रिजेक्ट कर देती है, एंटरिंग नहीं होने देती है। इसी वजह से जब भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तब इम्यूनिटी सिस्टम को क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है और इम्यूनिटी सप्रेसेंट दिए जाते हैं,
ताकि उस इम्यूनिटी सिस्टम को ना पता चले कि हमने कोई और का किसी और की बॉडी का जो है ऑर्गन सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पेसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि व्हेन एन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। This type of immunity is called active immunity. Injecting the microbe deliberately during the immunization or infectious or gaining access into the body during the natural infection induced immunity, active immunity. Whereas in passive acquired immunity, where the ready-made antibodies are directly given to protect the body against the foreign agent, is called the passive immunity. For an example, during the insect bite, colostrum, milk, etc. ठीक है, दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पेसिव। एक्टिव का मतलब कि जब हम एंटीजन देंगे और हमारी बॉडी खुद जनरेट करेगी तो एक्टिव है, और हम जब बनी बनाई एंटीबॉडी दे देंगे तो वो क्या है, पेसिव है। तो एक्टिव का क्या मतलब है कि जब होस्ट की जो बॉडी है वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के एक्सपोजर में आती है, ठीक है, जो कि एंटीजन कैसा हो सकता है, जिंदा हो सकता है, लिविंग कंडीशन के अंदर हो सकता है, या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिससे कि आपको वैक्सीन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो या कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई एंटीजेनिक पार्ट हो सकता है, उसके फॉर्म में जब एंटीजन एक्सपोजर में आता है होस्ट के, तो एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। और यहाँ पे जब माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है फॉर एंटीजेनिक पर्पस, है ना, फॉर एंटीजेनिक पर्पस जब माइक्रोब्स को इंड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है डेलिबरेटली, तो वो इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन के टाइम पे और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक्सेस बॉडी का, जो बॉडी का नेचुरल इन्फेक्शन, मतलब जैसे बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन होता है ना, उसी की तरह बॉडी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में इम्यूनाइजेशन एक्शन वहां पे देखने को मिलता है। क्या बोल रहे हैं, दोबारा समझो कि जब कोई भी होस्ट की बॉडी किसी एंटीजन के एक्सपोजर में आती है, जो एंटीजन लाइव हो सकता है, डेड हो सकता है, या कोई प्रोटीनियस पार्ट हो सकता है, तो उसके रिस्पॉन्स में होस्ट की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं तो डेलिबरेटली वहां पे इम्यूनाइजेशन होता है, यानी कि वैक्सीनेशन देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एक्सेस को गेन कर लेता है, किसके थ्रू, नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू, यानी कि यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करता है, नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पे बॉडी का एक्सेस गेन कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। सेकेंड होता है अपने पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पेसिव एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जो रहती हैं, रेडीमेड हमारी बॉडी नहीं जनरेट करी, बनी बनाई हम डाल रहे हैं, तो जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी को फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। जिसका एग्जाम्पल है कि जब कोई कीड़ा काटता है, इंसेक्ट बाइट करता है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट एंटीबॉडी देते हैं, या कोई पॉइजन ले लिया तो डायरेक्ट एंटीबॉडी देते हैं, या जैसे मदर से जो डायरेक्ट हमें एंटीबॉडी मिलती है जो है कोलेस्ट्रॉम मिल्क के थ्रू मिलती है, वो है IgA। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से हम क्या समझते हैं, तो देखो कि वैक्सीनेशन का क्या प्रिंसिपल है, तो द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। In vaccination, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated/weakened pathogen, which is vaccines, is introduced into the body. The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic antigens during the actual infection. The vaccines also generate memory B cells and T cells that recognize the pathogens quickly on subsequent exposure and overwhelm invaders with a massive production of antibodies। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन बोल दो या इम्यूनाइजेशन बोल दो, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि भाई अपन ने वैक्सीन पढ़ा था, उसमें क्या बोला था कि कोई भी
एंटीजन आएगा, उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम पे हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उससे लड़ाई करेगी, उस लड़ाई को उसने कैसे जीता था उसको मेमोरी सेल्स याद कर लेगी, और फिर जब नेक्स्ट टाइम पे एक्चुअल में आपका एंटीजन आएगा तो हम उसको लेकर के स्ट्रांगली वहां पे एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी सेल्स को पता है कि इसको कैसे हराना है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। तो यही कह रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन या जो वैक्सीनेशन है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इम्यून सिस्टम की मेमोरी सेल्स की किस तरीके की प्रॉपर्टी है। यानी कि वैक्सीनेशन के अंदर क्या किया जाता है, पैथोजन क्या एंटीजेनिक प्रोटीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। पैथोजन जो रहती है, डिजीज कोजिंग एजेंट रहता है, उसके जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स रहता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकर कंडीशन के अंदर डायरेक्टली पैथोजन को ही एज एन वैक्सीन यूज कर लेते हैं और उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं ये क्या करती हैं, जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे जब पैथोजेनिक एजेंट आता है तो उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है ये क्या जनरेट करती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स को जनरेट करती हैं, जिसको जो पैथोजन है वो क्विकली जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, पता लगा लेता है जब उसके एक्सपोजर में आता है, और ओवरवेल्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट के अंदर, बहुत ओवरवेल्म अमाउंट के अंदर मेसिव प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, एंटीबॉडीज का। ठीक है, तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम इन द बॉडी का इम्यून यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना इम्यून सिस्टम में क्या आता है, कैसे काम करता है ये। तो इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम के अंदर देखो कि कैसा हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से बना हुआ होता है। तो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल सच एज एंटीबॉडीज। जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना है, लिम्फॉइड ऑर्गन से, टिश्यूज से, सेल्स से और एंटीबॉडीज के सॉल्युबल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसके अंदर हम पहले बात करेंगे किसकी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स विच ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइटिक अकर्स। ये वो ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, और लिम्फोसाइट्स यहाँ पे जनरेट होती है, मैच्योर होती है और प्रोलिफरेट होती है, यानी कि वहां पे इनका क्या होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, क्या होता है, परिपक्वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या मिलकर बनाता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बनाते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ह्यूमन इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आते हैं आपके बोन मेरो और थाइमस। आर द बोन मेरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स differentiate into the antigen sensitive lymphocytes. Both the bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including the lymphocytes are produced. After the maturation, the lymphocytes migrate to the secondary lymphoid organs like the spleen, lymph nodes, tonsils, spear pages of small intestine and appendix. ठीक है, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसके अंदर क्या आता है, आपके बोन मेरो और थाइमस। यहाँ पे आपके इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो रहती हैं वो डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स के अंदर डिफरेंशिएट होती हैं। तो यहाँ पे जो आपके बोन मेरो हैं और जो थाइमस हैं ये क्या देती है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, टी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए और टी सेल्स के मैचुरेशन के लिए। यहाँ पे जो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है वो है आपका बोन मेरो, जहाँ पर जितने भी आपके ब्लड की सेल्स हैं इंक्लूडिंग आपके लिम्फोसाइट्स ये प्रोड्यूस होती हैं, और जब इसका मैचुरेशन हो जाता है तो आफ्टर द मैचुरेशन क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं, यहाँ से चली जाती हैं कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, अपेंडिक्स यहाँ पर चली जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मेरो और थाइमस। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर क्या है,
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड इनसाइड फॉर द इंटरेक्शन ऑफ lymphocyte with the antigen which then proliferate to become effector cell. The spleen is the largest bean-shaped organ. It is mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping the blood-borne microorganism. This spleen has a large reservoir of erythrocytes. The lymph nodes are small solid structures located at the different points along the lymphatic system. The lymph nodes serve as a trap for the microorganism and other antigens which happens to get the lymph and the tissue fluid. These antigens trapped in the lymph node are responsible for the activation of lymphocytes present there and causes the immune response. So there is a lymphoid tissue which is located within the lining of the major tracts such as respiratory, digestive and urogenital tract, which is called mucosa associated lymphoid tissue, which is known as MALT, and it constitutes about 50% of lymphoid tissue in the human body. क्या बोल रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स के इंटरैक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे जो आपके एंटीजन होंगे, एंटीजन्स जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि ये लिम्फोसाइट्स के इंटरैक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन, जहाँ पे एंटीजन क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं और इफेक्टर सेल को क्या कर सकते हैं, प्रोलिफरेट कर सकते हैं, यानी कि उनका मैचुरेशन कर सकते हैं, उनका परिपक्वन कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जो अपने सबसे लार्ज लिम्फोइड ऑर्गन है वो है स्प्लीन, जो कि लार्ज होता है, बीन शेप का ऑर्गन होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं और फेगोसाइट्स होते हैं, जहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे ये जो है ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को फिल्टर आउट करता है और ब्लड में प्रेजेंट जितने भी ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्प्लीन क्या है, यहाँ पे जो स्प्लीन है वो इरिथ्रोसाइट्स का, आरबीसीज का लार्ज रिजर्वोयर है। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। जितनी भी डेड आरबीसीज होती हैं वो सभी यहाँ पर जाकर ही दफनाई जाती हैं, यहाँ पर ही इनको स्टोर किया जाता है। ये हुआ आपके फर्स्ट कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन। सेकेंड है आपके लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो होते हैं आपके स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, बॉडी पॉइंट्स पर लोकेटेड होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये भी क्या करते हैं, जो भी आपके एंटीजन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये एंटीजन को जब लिम्फ नोड में ट्रैप कर लेते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है उनके एक्टिवेशन के लिए प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, वहाँ पे एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारे मेजर ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इन ट्रैक्ट की जो लाइनिंग्स होती हैं, एपिथेलियम लेयर होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए इनको MALT यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज भी बोला जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिम्फोइड टिश्यूज का लगभग 50% पार्ट को कवर करते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट, और इसके अंदर हमने एक मेजर टॉपिक को डिस्कस किया है जो है हमारा इम्यूनिटी। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस सेकेंड यूनिट में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखें जिसके अंदर हम देखेंगे और रिमेनिंग पोर्शन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो काफ़ी इजी है, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है पोल्यूशन क्या होता है, सबने पोल्यूशन पढ़ा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तो ये सारे पोल्यूशन ही हमको वहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक पोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है इम्यूनिटी तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।